अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हाउ ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड। जो क्रॉस ब्रिजेस बनती हैं, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन हेड आपस में जब अटैच होते हैं तो उससे जो ब्रिजेस बनती हैं वो कैसे बनती हैं, उनको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं कैल्शियम आयन। किस तरीके से ये होता है? जब एक मसल रेस्ट की शक्ल में होता है तो जो थिन फिलामेंट होता है और उसमें मौजूद जो एक्टिन प्रोटीन है इसको कवर अप कर लिया जाता है। किसके जरिए? ट्रोपोमायोसिन के जरिए। जब ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन एक्टिन प्रोटीन को कवर कर लेती है तो मायोसिन हेड अटैच नहीं हो सकते। लेकिन जो ही मायोसिन हेड अटैच होने के लिए मसल कंट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कैल्शियम आयन आकर इस ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल को अपनी जगह से डिस्प्लेस करते हैं, हटा देते हैं। जो ही इसे हटाते हैं तो उस वक्त यहां से नीचे इसके मौजूद जो एक्टिन प्रोटीन है वो जो है ना एक्सपोज हो जाती है। जब वो एक्सपोज हो जाती है तो मायोसिन हेड जाकर उसके साथ अटैच हो जाते हैं और कंट्रैक्शन का बायस बनते हैं। इस तरीके से जो क्रॉस ब्रिजेस हैं यहाँ पे जो है ना अटैच होकर ये फिर मसल कंट्रैक्शन में हिस्सा ले रही होती हैं। एक दफा जब क्रॉस ब्रिजेस बन जाती हैं, यानी मायोसिन हेड अटैच हो जाता है एक्टिन प्रोटीन के साथ, तो उस वक्त फिर ये एक स्ट्रांगली जो है ना बाइंड हो जाता है और फिर इसको डिटैच अलहदा करने के लिए एटीपी रिक्वायर होता है। तो जब तक एटीपी नहीं होगा क्रॉस ब्रिजेस को ब्रेक नहीं किया जा सकेगा। इसलिए हम एक कंडीशन पढ़ते हैं जिसे कहते हैं रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस क्या होती है? ये एक ऐसी कंडीशन है जब किसी बंदे की डेथ होती है तो डेथ के चंद घंटों के बाद उसकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, बिल्कुल उसकी बॉडी जो है ना स्टिफ हो जाती है, सख्त हो जाती है और वो ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर नहीं आ सकती। अगर हम उसके बाजू को हिलाएं, एक और कंडीशन में लाएं, नहीं आ सकेगी। क्यों? क्योंकि असल में उसके जो मसल्स थे उनकी जो क्रॉस ब्रिजेस हैं वो जहां पे अटैच थी वहीं पे वो रहते हुए जब उस बंदे की डेथ हुई तो एटीपी की जो मौजूदगी थी वो खत्म हो गई। जब एटीपी नहीं होंगे क्रॉस ब्रिजेस को तोड़ा नहीं जाएगा, क्रॉस ब्रिजेस नहीं टूटेंगी तो उस वक्त क्या होगा? वो मायोसिन हेड टूटेंगे नहीं, जिससे क्या होगा फिर वो अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर नहीं आ सकेंगे। इसलिए उस बंदे की जिसकी डेथ हो चुकी है बॉडी स्टिफ हो जाती है। अब ये था हमारे पास ब्रिजेस को कंट्रोल कैसे किया जाता है। लेकिन इसी के साथ अगर हम देखें एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन है इनको हमने कहा कंट्रोल कर रहे होते हैं कैल्शियम आयन। अब हाउ कैल्शियम आयन कंट्रोल द इंटरेक्शन बिटवीन मायोसिन एंड एक्टिन प्रोटीन। मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? कैल्शियम आयन कैसे कंट्रोल कर रहे होते हैं? अब अगर हम देखें इसे तो सबसे पहले क्या होता है कि बेटा देखें हमारे पास जो मसल सेल होता है, मसल सेल को जब एक मिलती है नर्व इंपल्स, जब एक नर्व इंपल्स मिलती है तो उस वक्त ये क्या करता है? उस वक्त कंट्रैक्शन का अमल शो करता है। सबसे पहले जब नर्व इंपल्स मिलती है किसको? सार्कोलीमा को मिलती है। सार्कोलीमा क्या है? मसल की जो सेल मेम्ब्रेन है, इसको जब मिलती है तो ये अंदर की जानिब इनवेजिनेट करती है, ध्यान से जाती है और अंदर की जानिब जाते हुए एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर बनाती है। ये जैसे बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टी ट्यूब्यूल। टी ट्यूब्यूल का नाम दे देते हैं। अब ये जो टी ट्यूब्यूल बनता है ये बाहर से हॉलो होता है और एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड के साथ टच कर रहा होता है और अंदर की जानिब जाते हुए ये मिल जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम because it cannot contain the ribosomes as are present in एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम साइट जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मसल का उसको देखें तो वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आम सेल का उससे इसलिए मुख्तलिफ होता है कि इसके पास जो राइबोसोम्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए ये सारा का सारा क्या होता है? एक जैसा होता है। तो जो ही नर्व इंपल्स मिलती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से किसको? सार्कोलीमा को। सार्कोलीमा अंदर की जानिब इन्वेजिनेट करती है, टी ट्यूब्यूल बनाती है, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल जिन्हें हम कहते हैं। अब इस तरह के 1000 ऑफ टी ट्यूब्यूल बन जाते हैं एक मसल फाइबर के ऊपर और इन सब को हम नाम देते हैं टी सिस्टम का। अब ये अंदर की जानिब जाते हुए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं और वहां पे ये ट्राइएड्स बना देते हैं
और जो ही ये अटैच होते हैं तो वो जो नर्व इम्पल्स थी वो फिर ट्रांसफर होकर ट्यूब्यूल के जरिए ये मुंतकिल हो जाती है किसको, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जैसे मिलती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना वो ट्यूब्स के ऊपर कंसिस्ट होता है और उसकी जो ट्यूब्स होती हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उसके अंदर कैल्शियम गेट्स लगे होते हैं, वो ओपन होते हैं, जिससे क्या होता है कैल्शियम आयन को निकाल कर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर जो साइटोसोल है, साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर डाल दिया जाता है। वहां से वो कैल्शियम आयन मूव करते हुए आते हैं इस ट्रोपोनिन के पास, इसे डिस्प्लेस करते हैं, मायोसिन हेड को अटैच करने में हेल्प मिल जाती है क्योंकि फिर नीचे से एक्टिन प्रोटीन डिस्पोज हो जाती है इसलिए, और उस वक्त क्रॉस ब्रिजेस बन जाती हैं। तो इस तरीके से कैल्शियम आयन क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं किसको, मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन की अटैचमेंट को। अब मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन जब अटैच हो जाती हैं, क्रॉस ब्रिजेस बन जाती हैं, तो उस वक्त उनको डीटैच अलग होने के लिए जरूरत होती है एटीपी की। और एटीपी कहां से प्रोवाइड किए जाते हैं, हम जानते हैं कि मसल सेल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं, वो सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए एटीपी की प्रोडक्शन करती हैं। अब वो जो एटीपी बनते हैं उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें यूज किया जाता है उन क्रॉस ब्रिजेस को डीटैच करने के लिए। अब ये एटीपी कैसे बन रहे होते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बाय माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन करती है ग्लूकोज की, और ग्लूकोज जो है ना वो अवेलेबल होता है सेल के अंदर, और फिर इसे स्टोर किया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन भी। और जब ग्लाइकोजन और ग्लूकोज कम हो जाए और एनर्जी की जरूरत हो तो फिर क्या किया जाता है, एक और प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं क्रिएटिन फॉस्फेट, उसका मेटाबॉलिज्म करके फिर उससे भी एटीपी प्रोडक्शन की जाती है, जिससे ये क्रॉस ब्रिजेस जो बनती हैं इनको फिर अलहदा किया जाता है, तोड़ा जाता है, ताकि क्या हो, मसल अपनी ओरिजिनल नॉर्मल रिलैक्स फॉर्म में आ जाए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है समझ आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे।